तैयार हो जाइए बाजार के एक और दमदार एक्शन पैक दिन के लिए। जान बेहद तगड़ी शुरुआत के फिर से है भारतीय बाजारों में आसार, दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त मजबूती के संकेत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन एज ऑलवेज हमेशा एक्साइटिंग ही रहता है और आज के संकेत तो कुछ ज़्यादा ही मजबूत दिख रहे हैं। तो सर बताएं, आज का सेटअप समझने से पहले ट्रिगर्स कौन से हैं? ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आते दिख रहे हैं दीप, और दमदार आते दिख रहे हैं। अमेरिका में चारों तरफ तगड़ी तेजी होती हुई दिखी है। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए हैं सारे के सारे इंडेक्स, डाउ, नैस्डैक, S&P 500 सब देखें आप अच्छी तेजी के साथ। इस तेजी के साथ साथ हमें कच्चा तेल भी उछलता हुआ नजर आ रहा है, $84 के आसपास पहुंचता हुआ। अब आज है रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन। TCS, विप्रो, इन्फोसिस तीन दिग्गज है, निफ्टी के भी, IT सेक्टर के भी, जो आज नतीजे देंगे। बस एक ही बात है, ये सारे के सारे तीनों नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। कल का दिन फिर उस लिहाज से काफ़ी अहमियत वाला होने वाला है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 1,80,000 नए केस आए, लेकिन मुंबई में ये मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब मुंबई में केसेस कम होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक्शन है। ऐसा लग रहा है दीप मुझे कि मुंबई में अब लोग समझ गए कि ये कोरोना नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी और गला खराब होने वाला वायरल है। मुझे लगता है टेस्टिंग कम होती हुई दिख रही, लोग कम जा रहे हैं टेस्ट कराने, इसलिए शायद आंकड़े भी कम आ रहे हैं। नहीं तो आजकल जिस तरह का मूड माहौल है, अगर आप हल्के बुखार और खांसी जुकाम में जाकर टेस्ट करा लें तो 10-20% कोरोना तो सबके अंदर निकल ही जाएगा। तो लगता है मुंबई वालों को ये समझ में आ गया कि टेस्ट करवा के फ़ायदा नहीं है। अगर घर ही बैठेंगे और ढंग से दवा ले लेंगे, डोलो 650 और बाकी सब, तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, जैसे कि आप कर रहे हैं। मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि दीप एक बार फिर से, दीप बार बार पॉजिटिव हो जाते हैं आप, कैसे कर लेते हैं आप? अनिल जी, मंत्रा लाइफ का बी पॉजिटिव अब अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना में भी अप्लाई हो गया। चलिए बढ़िया है, बाकी सब जगह आप पॉजिटिव रहे। बता दूं कि दीप भी 2-3 दिन से घर से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी माइल्ड कोरोना फिर हुआ, एसिम्प्टोमेटिक है। आप जल्दी, वैसे तो आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप बीमार हैं या फिर आपको कोरोना है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाए, एकदम फिट चुस्त दुरुस्त, ये शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए, ये है आज पूरा एक्शन वाला दिन है। जी 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 बिल्कुल जी सर जी। तो मामले कोरोना के थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं मुंबई में, कम से कम ये राहत वाली बात है हमारे लिए। रिजल्ट्स के लिहाज से आज बड़े एक्शन वाला दिन था। दीपा, बड़े दमदार संकेत मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों से आज। एब्सोल्युटली सर, बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। और यही आपसे भी सवाल पूछना था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन रहती है बाजार की। आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। बाय द वे सर, आज यूएस में इन्फ्लेशन का अनुमान 7% का लगाया जा रहा है। तो इंडिया और यूएस के इन्फ्लेशन में 1.5 से 2% का गैप इस समय है। बट वही बात है, फेड चेयरमैन ने ऐसा कुछ नया नहीं कहा, जैसा आप सुबह भी एक्सप्लेन कर रहे थे। पर एक बात उन्होंने जरूर कही, वो बॉन्ड सेलिंग को लेकर। तो एक बार जरा ये समझाएं सर, जो फेड चेयरमैन के कल बयान थे, बाजार बयान से पहले नर्वस था, बयान के बाद पॉजिटिव हो गया, ये क्या हुआ सर? दीप देखिए, फेड चेयरमैन ने वो सब कुछ कहा जो हम पहले से जानते थे। सिर्फ एक बात नहीं कही जो हम पहले से नहीं जानते थे, और वो अच्छी कही। क्या कहा? उन्होंने कहा ब्याज दरें बढ़ेंगी, हमें पता है। उन्होंने कहा कि भाई हम टेपरिंग शुरू कर रहे हैं, ये भी पता है। जो डर था पिछली बार, आपको याद है, जिस दिन अमेरिका के बाजार जोर से गिरे, और वो गिरने की वजह ये थी कि फेड, ये संकेत आया था कि फेड न सिर्फ टेपरिंग करेगा, यानी कि जो पैसा सिस्टम में डाला हुआ है उसे धीरे धीरे बंद कर देगा, बल्कि पहले से जो डाला वो भी निकालेगा, यानी बॉन्ड सेलिंग भी करेगा, राइट। तो वो बॉन्ड सेलिंग के डर से कि भाई एक तरफ तो आपने, ठीक है, आप नया पैसा नहीं डाल रहे हो, कोई बात नहीं, बंद कर रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पुराना तो मत निकालो, उससे डरे थे अमेरिकी बाजार। कल फेड चेयरमैन ने कहा कि इस साल के अंत में, अब साल का अंत आप जब मानना मान लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब मान लो, अगर वो बॉन्ड बेचेंगे तो इस साल के अंत में बेचेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो भी आपको जो स्टिमुलस दिया हुआ है, जो भी आपको ये राहत पैकेज दिया हुआ है, वो मार्च तक खत्म हो जाएगा, यानी कि मार्च तक आपकी जो अब फ्रेश बाइंग बॉन्ड्स की नहीं होगी, जितनी होनी है मार्च तक, अगले महीने 2 महीने में हो जाएगी कंप्लीट खत्म, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद के 6, 8, 9 महीने ऐसे निकलेंगे जिसमें फेड वेट एंड वॉच देखेगा। साल के अंत में जाते जाते फेड अपने बॉन्ड जो पुराने खरीदे उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में, वो बेचेगा, करेक्ट। तो ये जो बेचने का समय है, ये आ गया। तो अगर यही फेड कहते हैं कि भाई मार्च तक हम खत्म करेंगे और अप्रैल से बेचना शुरू, तो आपको पता है कि एक तरफ तो हमारा इनकमिंग बंद, आउटगोइंग चालू, राइट। तो वो इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में 6-8 महीने का जो गैप आ गया,
बाजार को वो पसंद आया। इसका मतलब ये कि आपके पास तेजी करने का और 4-6 महीने 8 महीने का लाइसेंस है अमेरिकी बाजारों में कि जल्दी से लिक्विडिटी निकलने वाली नहीं है। आना कम होगी वो तो पक्का है, वो पता है, लेकिन निकलना है, उस निकलने के लिए थोड़ा वक्त फेड ने दे दिया। और शायद यही वजह कि बड़े दिनों बाद दीप है ना, सारे के सारे मतलब एक साथ दौड़े, एक डायरेक्शन में दौड़े और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, चाहे वो डाउ हो, नेस्डेक हो, S&P हो, रसल 2000 हो। मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब हमने इन सारे इंडेक्स को एक साथ एक ही दिशा में डे हाई पर जाकर बंद होते हुए देखा और एक जैसी मजबूती के साथ बंद होते देखा। तो इसलिए कल अमेरिकी बाजारों में जो बड़ा जोश आया वो इस वजह से आया कि फेड चेयरमैन ने जो बयान दिए वो उम्मीद के मुताबिक, इनफैक्ट उम्मीद से थोड़े से बेहतर थे। बाकी ब्याज दरें बढ़ेंगी, सबको पता है। मार्च तक राहत पैकेज वो वापस ले लेंगे, ये भी सबको पता है। तो ओवरऑल जो फेड के कमेंट्री थी उसके बाद अमेरिकी बाजारों में जोश आया। मुझे तो जोश इस बात को लेकर है कि मैं सबसे ज़्यादा पसंद क्या करता हूँ, सारे इंडेक्स एक डायरेक्शन में हो। दूसरी बात मैं ये पसंद करता हूँ कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो। मुझे दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने का मज़ा ही अलग लगता है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है अगले दिन को लेकर। अगले दिन को अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप डे हाई पर बंद क्यों होंगे। तो कल हमारे बाजार भी डे हाई के नज़दीक जाकर बंद होने की कोशिश करते हुए दिखे। बैंक निफ्टी पर तो हुए ही हैं और निफ्टी पर भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए और वैसा ही रुझान अमेरिका से मिला। तो जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं, जो ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं, अगर वो डे हाई पर या डे लो पर बंद हो और बाजार नेक्स्ट डे उनकी उम्मीद के मुताबिक खुले, तभी तो रिस्क खुलती है, तभी तो अगली बार आदमी फिर से रिस्क लेने की कोशिश करता है। फर्ज करें कल 18,050 पर आप लेकर जाएं, 150 पॉइंट नीचे खुले, तो फिर आपको फायदा क्या हुआ। एक तो ये आपने ओवरनाइट टेंशन रखी वो अलग, दूसरा आप ऊपर के लेवल पर फंस गए, तीसरा नीचे खुलने पर या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या आपको एवरेज करना पड़ेगा, या आप इंतजार करेंगे वापस भाव आए तब निकलो। तो इन सब के बजाय अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है कि आप कल 18,050 पे लेके गए, आज 100-125 पॉइंट आपको ऊपर मिलेंगे, तब तो मज़ा है। तो मुझे लगता है बाजार रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। कम से कम पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड ये साफ दिखा रहा है और अमेरिकी बाजार आज इसमें तेजी की आग में घी डालने का काम करेंगे। तो बेहद मजबूत शुरुआत जो SCX निफ्टी की होती दिख रही है वो एकदम जायज़ दीप बनती है इतनी। तो बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन के लिए आज हो जाइए तैयार। बाजार भी बड़ी तेजी के लिए आज आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। तो चलिए सर, बाजार की आपसे स्ट्रैटेजी लेनी है, पर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बार समझना चाहूंगा। और कल जो हमने देखा, टॉप लूजर वोडाफोन आइडिया 20% टूटते हुए दिखा जब इन्होंने ऐलान किया कि ये अपने AGR और स्पेक्ट्रम ड्यूज को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में। और अब टाटा टेली भी यही कह रहा है, TTML पिछले साल का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक यही करने जा रहा है। कैसे समझे सर इस डेवलपमेंट को भी? दीपा, पहली चीज़ तो ये कि मैं ये बहुत साफ तौर पर एक्सेप्ट कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं लगा था कि कल वोडाफोन आइडिया के लिए स्टॉक का इतना नेगेटिव रिएक्शन होगा और इस तरह से होगा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, जो पैसा उनका बचेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G वगैरह अपग्रेड करने के काम में आएगा, बैलेंस शीट पर दबाव कम होगा, बैंक्स के लिए भी ठीक होगा। लेकिन इसके विपरीत स्टॉक ने रिएक्शन बहुत नेगेटिव दिया। इस नेगेटिव रिएक्शन को हमने एनालाइज करने की कोशिश की। ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, देखिए इवेंट हो जाने के बाद, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट आने के बाद एनालिसिस करना आसान है, उस समय ये अंदाज लगाना मुश्किल था। ऑन द फेस ऑफ इट ये वोडाफोन के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था और है भी। ऐसा नहीं कि वोडाफोन के लिए ये पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि उनके लिए कैश फ्लो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, पैसा सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो प्रमोटर्स से आए, चाहे वो ऑपरेशन से आए और उसको वो AGR और बाकी ड्यूज में दे पाए। तो अगर वो नहीं देना पड़ रहा है तो उनके लिए कैश फ्लो पर जो दबाव है वो कम होता दिखा। लेकिन गिरने की जो वजह है मैं आपको बता दूं, 2-3 वजह है जिसकी वजह से कल वोडाफोन आइडिया ज़बरदस्त तेज़ी से गिरा। पहली वजह ये कि लोग सोचे थे कि जो AGR और स्पेक्ट्रम के बदले में जो उन्हें पैसा देना है वो शायद इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो कन्वर्जन का वक्त अभी नहीं होगा, 3-4 साल बाद होगा, वक्त लगेगा, इतना जल्दी शायद ना हो। एक वो रीज़न था। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि डाइल्यूशन 35-36% का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो वो डाइल्यूशन प्लस रेट, अगर आप 14-15 रुपये के आसपास हैं और 10 रुपये के आसपास आपको डाइल्यूशन करना है तो डिस्काउंट और साइज़ ये दोनों काफ़ी बड़ी थी, वो दूसरा था। अब तीसरा जो बड़ा एक कंसर्न्स लोगों के दिमाग में था वो ये था कि अगर 36% सरकार के पास होगी तो क्या ये फिर सरकारी कंपनी हो जाएगी, ये दिमाग में है। होगी नहीं होगी पता नहीं, और क्या फिर करंट मैनेजमेंट जो है वोडाफोन आइडिया का वो इस कंपनी को चलाने के लिए उतना ही गंभीर रहेगा, या उन्हें लगेगा कि चलिए ठीक है अब हमारी स्टेक कम हो गई कंपेरेटिवली, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो चलाए रखे नहीं रखे। ये एक डर मार्केट में, सही है या गलत वो वक्त बताएगा। लेकिन ये 3 कारण ऐसे थे जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया कल तेज़ी से टूटा है। दीप, अब देखते हैं आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं।
लेकिन एक बात सही है कि जिस तरह का बड़ा डाइल्यूशन हुआ उसको लेकर मार्केट को चिंता तो है ही, कि क्योंकि इक्विटी आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी हुई इक्विटी पर अगर सरकार के पास 36% हिस्सेदारी रहती है तो इतनी बड़ी इक्विटी पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाने में लंबा वक्त लगेगा, आसान काम नहीं है। और यही वजह थी शायद वोडाफोन आइडिया ने कल मार्केट के में एक नेगेटिव बड़ा रिएक्शन दिया। अब आइए कल के एक और डेवलपमेंट पर बात करते हैं दीप, और वो है टाटा टेली सर्विसेज। सेम कल देर शाम टाटा टेली सर्विसेज ने भी वही डिसीजन लिया जो वोडाफोन आइडिया ने लिया था, कि हम भी एजेआर और बाकी जो भुगतान करने हैं सरकार को, उन भुगतान के बदले में हम भी इक्विटी शेयर सरकार को देंगे, और उनका इरादा है 9.5% इक्विटी देने का। दीप, अब इसका एनालिसिस वोडाफोन आइडिया के विश्लेषण से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और क्यों है वो मैं बताऊं। इसकी वजह ये कि दीप 14 अगस्त के आसपास सरकार ने ये कहा था कि जिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने एजीआर के बदले में इक्विटी वगैरह करनी है उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा। 14 अगस्त के आसपास टाटा टेली का भाव हुआ करता था 38 रुपये, ठीक है। 38 रुपये से लेकर ये स्टॉक मैं राउंड फिगर में मैं 1 अगस्त से गिन लेता हूँ। 1 अगस्त से लेकर अब तक टाटा टेली ने 63 बार ऊपर के सर्किट लगाए, इस बीच में 10-12 लोअर सर्किट भी लगे, लेकिन 63 अपर सर्किट। और आप देखिए 38 रुपये से 300 रुपये नॉन स्टॉप टाटा टेली 5% रोज का फिक्स है। मतलब आपके पास टाटा टेली है मतलब आपकी 5% एनएवी रोज बढ़ना तय है। आज की तारीख में टाटा टेली का मार्केट कैप है 57,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और टाटा टेली को लेकर अलग अलग तरह की कई सारी स्टोरीज, और मुझे भी ट्विटर पे पर्सनली कई बार लोगों ने कई बार पूछा कि टाटा टेली में बड़ी स्टोरी है, ये 1,000 रुपये का भाव हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, लेकिन मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या टाटा टेली में होने वाला है जिसकी वजह से हो जाएगा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं कहानी बनाने के। टाटा टेली में एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ ये कल, कि सरकार 40 रुपये के आसपास हिस्सेदारी ले रही है, और टाटा टेली के प्रमोटर्स ने, जो टाटा ग्रुप है, उन्होंने ये डिसाइड किया हम 9.5% हिस्सेदारी दे देंगे एजीआर के बदले में। अब मुझे ये समझना मुश्किल है कि अगर आपका भाव 300 रुपये के आसपास है, मार्केट कैप 57,000 करोड़ रुपए के आसपास है टाटा टेली का, आपको देने हैं 850 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर मैं प्रमोटर हूँ टाटा टेली का तो मैं क्या करूँगा, और प्रमोटर मतलब टाटा ग्रुप, उनके पास हिस्सेदारी है 75% से थोड़ी सी नीचे 74.36, यानी कि भरपूर लेके रखे हैं उन्होंने शेयर। अगर मैं 1.5% हिस्सेदारी आज के दाम पर 290 रुपये के दाम पर 57,000 करोड़ के मार्केट कैप पर 1.5% हिस्सेदारी अगर मैं बेचता हूँ तो उस 1.5% हिस्सेदारी से 850 करोड़ रुपए आ जाते हैं। और टाटा टेली में टाटा ग्रुप अगर ऑलरेडी 75% के आसपास है और 850 करोड़ ही उन्हें देने, तो 1.5% हिस्सेदारी बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से स्टॉक में गर्मी है, 1.5% आराम से आपकी हिस्सेदारी बिक सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो करने के बजाय टाटा ग्रुप स्टेक दे रहा है। आई डोंट नो कोई ऐसा क्लोज है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, सारी टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्शन है कि आप चाहें तो इस इक्विटी में कन्वर्ट करें और चाहें तो आप कैश दे दें। तो क्यों नहीं टाटा ग्रुप 850 करोड़ कैश दे दे, या 1.5% हिस्सेदारी बेच के कैश जनरेट करके वो सरकार को दे दे, बजाय इतना बड़ा 10% का 9.5% का डाइल्यूशन करे, वो भी 40 रुपये के दाम पर, वो भी एक आप सरकार को एक बड़े शेयर होल्डर की तरह आप ला रहे हैं। सो मुझे लगता है कि टाटा टेली की जो इतनी बड़ी स्टोरी 1,000, 1,500, 2,000 रुपये के भाव की, उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है। वापस से सोचना समझना पड़ेगा। आई डोंट नो अब ये कितने नीचे के सर्किट लगाएगा स्टॉक, लेकिन ये मैथमेटिक्स मेरे समझ में नहीं आई, ठीक उस तरह से समझ में नहीं आई जैसे आईआरसीटीसी के वक्त सरकार ने किया था, जब वो थोड़ी सी कन्वीनियंस फीस के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा मार्केट कैप खराब कर दिया। मुझे लगता है टाटा टेली में अगर बड़ी स्टोरी थी तो फिर इस स्टोरी की वजह से क्वेश्चन मार्क है, और अगर बड़ी स्टोरी नहीं थी, बिना मतलब टाटा टेली का स्टॉक अगर भागे जा रहा था, तो 10% डाइल्यूशन, 9.5% का डाइल्यूशन, वो भी 40 रुपये के आसपास, मुझे लगता है इस स्टॉक की के लिए ये बड़ा नेगेटिव बनता है। देखते हैं अब क्या कुछ होता है, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये होता अगर टाटा टेली में 74-75% टाटा के पास है, 1.5% इक्विटी का डाइल्यूशन करें, 2% बेचें, 850 करोड़ भुगतान करें, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके बजाय शायद दूसरा ऑप्शन, आई एम श्योर आपसे हमसे ज़्यादा टाटा ग्रुप समझता है अपनी कंपनी के बारे में, इस तरह की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो ऐसा डाइल्यूशन ये वाकई में परेशान करने वाला हो सकता है। टाटा टेली शेयर होल्डर्स के लिए मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। जी दीप।
बिल्कुल, तो शेयर होल्डर्स के लिए तो अब मुश्किल भरा वक्त होगा क्योंकि 290 कल की क्लोजिंग है और 41 पर ये कन्वर्जन होने वाला है। बट डेफिनेटली नजर रखिए टाटा टेली पर, और कल की 20% गिरावट के बाद आज वोडाफोन कैसे बिहेव करता है, इस पर भी रखनी है नजर। सर, एक छोटा सा व्यू आईटी पर भी, क्योंकि 3 दिग्गजों के नंबर्स आ रहे हैं और आईटी का सहारा भी रहा है बाजार को, बायबैक भी आएगा टीसीएस का। दीप देखिए, टीसीएस के लिए तो रिजल्ट से ज़्यादा बायबैक है। रिजल्ट अच्छे आए और बायबैक ठीक ठाक है तो भी बढ़िया है। रिजल्ट खराब आए और बायबैक का सपोर्ट है तो ज़्यादा गिरेगा नहीं। हालांकि सारे आईटी स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन, यानी कि सब कुछ अच्छा होगा ये मानकर चल रहे हैं इस भाव में, इसमें कोई डाउट नहीं। इन्फोसिस से कंपैरेटिवली उम्मीदें कम है और विप्रो से और भी कम, तो देखते हैं। वैसे ऐसा लग रहा है कि कोई निराशा नहीं होगी, लेकिन पिछली क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद अगर आपको याद हो तो सारी आईटी कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए थे और दमदार नतीजे के बाद तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी थी और उसके बाद एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक वापस एक्शन में आए। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद स्टॉक किस तरह के, स्पेशली रिजल्ट के बाद स्टॉक किस तरह का एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि आईटी शेयरों में बाजार थोड़ा लॉन्ग होकर जा रहा है रिजल्ट से पहले, और उस लिहाज से थोड़े वोलेटाइल आज और कल में रह सकते हैं। आपको अगर रिजल्ट के लिहाज से ट्रेड करना है तो अपनी पोजीशन को हेज रखना जरूरी है, और अगर रिजल्ट के पहले अच्छा मुनाफा होता है पार्शियली बुक करें, 50% 75% अपनी प्रॉफिट बुक करके उतनी ही रिस्क रखें कि अगर अच्छे रिजल्ट के बाद, नहीं तो क्या होगा फिर कल आपको ये समझना मुश्किल होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट के बाद अचानक से अच्छे नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है पिछले क्वार्टर के विपरीत इस बार रिजल्ट के बाद स्टॉक भाग जाएं, यू नेवर नो। तो रिजल्ट को ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी है। फंडामेंटली कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न टीसीएस में है और न ही इन्फोसिस में। विप्रो छोड़ दीजिए, एक बार इन दोनों स्टॉक में मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया। और तीसरा स्टॉक अगर आप मुझे पूछेंगे, और जो लगातार हम पिछले बार भी बात कर रहे थे दीप, कि अगर पूरे निफ्टी में और अगर पूरे आईटी स्पेस में सबसे सस्ता स्टॉक अगर मुझे कोई दिखता तो वो एचसीएल टेक है। कल एचसीएल टेक ने 4% का कमाल करके दिखाया। दोनों ही स्टॉक जो निफ्टी में हमें सस्ते नजर आते हैं, एचसीएल टेक और यूपीएल, दोनों ही बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है एचसीएल टेक अभी भी यहाँ से अपसाइड दिखा सकता है थोड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, एचसीएल टेक पर भी रखेंगे नजर। 14 तारीख को एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं। तो आईटी अर्निंग्स आज शुरू हो रही हैं तीन दिग्गज कंपनीज के साथ। आइए सर, फिर आज का सेटअप भी समझा दीजिए, कहां नजर रखनी है आज के संकेतों पर। ग्लोबल संकेत आपके लिए पॉजिटिव हैं। फॉर ए चेंज लंबे समय बाद एफआईएस के संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, आप सरप्राइज होंगे लेकिन मैंने रखे हैं। घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, ये मानकर चलें। 17,950 18,000 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम। लोअर साइड पर फिर भी आप 17,875 17,925 को स्ट्रॉन्ग बाय जोन मानकर चले। ऊपर 18,125 18,175 के आसपास खुलने की तैयारी है, हो सकता है थोड़ा इससे और ऊपर खुले। अगला टारगेट जो बनेगा 18,200 से 18,265 का आज के लिए बन सकता है। लेकिन जिस स्पीड से बैंक एसजेएक्स निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं ये टारगेट में ही खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 18,300 तक का रास्ता है, एक बार लगता है 18,265 18,300 इस रेंज में रुकना चाहिए अगर वहाँ से और ऊपर पहुँचे तो। बैंक निफ्टी 38,050 38,150 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 38,500 के ऊपर आप खुलेंगे तो ऐसे में सपोर्ट आपके लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब 38,350 38,450 का होगा। फिलहाल 38,050 38,150 को सपोर्ट मान के चलें, यही टूटने वाला नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो लोअर साइड पर 37,750 37,925 को स्ट्रॉन्ग बाय जोन मानकर चलें। ऊपरी रेंज में 38,700 38,825 होगा जहां पर आप खुलने की कोशिश करेंगे। 600 के ऊपर तो खुलेंगे, 500 के ऊपर तो खुलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हायर साइड पर 38,925 39,050 टारगेट होगा। आपको याद होगा 37,000 के ऊपर हमने टारगेट 39,000 के दिए थे, उसके करीब पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी की आज कल में होनी चाहिए। दीप, तो ये है बड़े जोन आपके लिए। जी ओके, तो ये है आपके लिए बड़े जोन, बड़े लेवल जहां पर बाजार को रखनी है नजर। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर, ये भी बताएं। 18,000 18,175 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज और 17,950 18,200 दिन की मीडियम रेंज। बड़ी रेंज के तौर पर 17,900 18,265 लेकर चलें। हायर साइड पर 18,265 18,300 ये फाइनल टारगेट आपके निकल कर आते हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 38,350 38,825 छोटी रेंज है। 38,150 38,925 ये दिन की मीडियम रेंज है और 38,050 से लेकर 39,050 ये 1000 पॉइंट की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें। एफआईज की तरफ से इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, वही 66% है। कल डीप एफआईज ने इंडेक्स में अपनी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही कम किए। इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए,
18,000 के ऊपर निकलने के बाद शॉर्ट कम करना तो समझ में आता है, कल लॉन्ग्स भी कम हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। पुट कॉल रेशियो इसी वजह से 10 पॉइंट घटकर आया है, 1.45 से 1.35। 18,000 के ऊपर आपका क्लोज और पुट कॉल रेशियो ना बढ़े, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो बाजार लाइट हुए हैं, ये मुझे पसंद आया है। विक्स में कोई बदलाव नहीं, 2 दिनों से विक्स वहीं का वहीं है, कोई बदलाव नहीं। तो ये सारे डेटा है आपके लिए। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे डेटा और लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। पोजीशंस की बात करें सर, फिर जिनकी मौजूदा पोजीशंस हैं क्या करना है उन्हें? खरीदारी, अच्छा स्टॉप लॉस, सॉरी, 17,900 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और एक बार 18,200 के आसपास आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस आपको मूव करके 18,000 पर लाना है। फिलहाल 17,900 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर ये स्टॉप लॉस आपका 38,000 का होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अब आइए शॉर्ट साइड पर, अगर आप शॉर्ट हैं तो होने तो नहीं चाहिए, कल भी आपके शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, क्योंकि निफ्टी में हमने 18,025 का स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, उसके ऊपर आप बंद हुए। अब भी आपने रखा है तो 18,200 का रखिए, अगर रखना ही है तो। वैसे तो आपको खुलते स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए लॉन्ग पोजीशन पर, शॉर्ट पोजीशन पर, फिर भी 18,200 का आप रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी 38,550 का कल स्टॉप लॉस दिया था, कल वो 38,500 का दिया था, एग्जैक्टली 38,500 टच किया था और बंद उसके नीचे हुआ। तो कल इफेक्टिवली अगर किसी ने ट्रिगर कर लिया है तो ठीक, नहीं किया है तो अब आज 38,550 का, यानी कि खुलते ही आपको इंट्राडे ट्रेडर्स को तो स्टॉप लॉस काट लेना है। क्लोजिंग अगर 38,550 के ऊपर आज मिलती है तो भी आप अपनी शॉर्ट से निकल जाएं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए सलाह जहां तक आपकी मौजूदा पोजीशंस की बात है। अब बताइए सर, नई पोजीशंस के लिए आज क्या करना है? निफ्टी खरीदना है 17,950 के स्टॉप लॉस के साथ। बाद में स्टॉप लॉस जैसे आप 18,125 के पार खुलेंगे 18,000 पर ले आएँ, 18,200 पर आएंगे तो 18,050 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। 18,125, 18,175 दो छोटे टारगेट हैं, 18,200 मीडियम टारगेट, 18,265 और 18,300 फाइनल टारगेट। इसके लिए निफ्टी में खरीदारी करनी है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं हायर साइड पर सोच सकते हैं, 18,250 के ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में सोचें। 18,250, 18,300 अच्छी रेंज है, वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो रेंज जो है 18,250, 18,325 की है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,200 पर देखें कि निफ्टी किस तरह का मूड माहौल बनाता है, उसके हिसाब से डिसाइड करें। अगर डाउ फ्यूचर बहुत गिर गए या फिर आपको लग रहा है कि बाजार थक रहा है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो 18,200 पर सोचें। अदरवाइज 18,250, 18,325 अच्छी रेंज है शॉर्ट करने के लिए, 18,400 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 18,200, 18,175 छोटे टारगेट हैं, 18,125, 18,100 मीडियम टारगेट, 18,075 से 18,050 फाइनल टारगेट। सो बेसिकली 18,050 से 18,125 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है निफ्टी को, उस हिसाब से आप ट्रेल करते चले। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है। बैंक निफ्टी सीधा सा स्टॉप लॉस 38,000 का दूर है, 38,450 पर आप बंद हुए, अभी यही है। एक बार आप 38,700 के ऊपर निकलेंगे फिर आपका स्टॉप लॉस 38,350 का ले आएंगे। धीमे धीमे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, अभी 38,000 को मानकर चलें। 38,600 आपका पहला टारगेट होगा, 700 दूसरा है, ये दो छोटे टारगेट। मीडियम टारगेट आपके बनकर आते हैं 38,825, 38,875। फाइनल टारगेट है 38,925, 39,025। इनके लिए आप ट्रेड करें। एक बार 39,025-50 को पार करेंगे तो फिर बैंक निफ्टी और नए जोन में और तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, तब की तब देखेंगे। अभी के लिए इतने टारगेट काफ़ी हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करने का सोच सकते हैं, और डीप वो शॉर्ट करने के लिए अच्छी जगह है 38,925 से लेकर 39,125। ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, बेसिकली 39,000 के आसपास। ठीक है, 39,250 आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 38,825, 38,700 दो छोटे टारगेट, 38,600, 38,500 मीडियम टारगेट, फाइनल टारगेट 38,450, 38,350 का, जिसके लिए करनी है आपको बिकवाली। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए सारे टारगेट, सारे लेवल्स, नई पोजीशंस बनाने की सलाह आज के ट्रेडिंग एक्शन के लिए। सर, बैन लिस्ट रोज बढ़ती जा रही है और वोडाफोन आइडिया, जैसे कल हमने बैन से बेनिफिट में डिस्कस भी किया था, ये भी आज का फ्रेश एडिशन है। तो वोडाफोन आइडिया की एंट्री, इंडिया बुल्स, डेल्टा और आरबीएल ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं। अब बताएं सर, डेटा जो आपने एफआईएस का डेटा आज नेगेटिव रखा है, ये क्यों है? खरीदारी आई है दीप, लेकिन सिर्फ 112 करोड़ की। उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर्स 346 करोड़ के बेचे, और इसमें मैं बता दूं ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, दोनों ही में घटा है। लॉन्ग भी घटे हैं, शॉर्ट भी घटे हैं। तो एफआईएस ने अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की की है। वैसे अच्छा ही है, हल्का करना गलत नहीं है, लेकिन नेगेटिव देने के पीछे कारण ये है कि
सामने 1200 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में नेट 1100 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स में बिकवाली है, 350 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली है। ये आंकड़ा पिछले 5-7 दिनों का बड़ा आंकड़ा है। कैश के डेटा देखकर आपको लगता नहीं, लेकिन फ्यूचर्स में बिकवाली की है। इसलिए मैं थोड़ा सा सतर्क हूँ। देखते हैं, एक ही दिन का हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। एक ही दिन बेचकर वापस एफआईज खरीदने के मूड में आ गए। कोई बड़ा तो नहीं बेचा है, लेकिन फिर भी बेचा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर। घरेलू फंड के डेटा आपके 380 करोड़ के आसपास की खरीदारी के आपको आते हुए दिख रहे हैं, वो भी है ही है, वो अच्छे ही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वायदा कारोबार के डेटा आपको बता दूं, वैसे तो दीप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,800 के पुट पर है, लेकिन अब 17,800 बहुत दूर नजर आता है। आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल एक ही है, और वो है 18,000। 18,000 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 34 लाख शेयर हैं। अब आज दिक्कत क्या है? कॉल राइटर्स आज बाजार को मजबूत करेंगे। क्यों? 18,000 का कॉल राइटर 34 लाख शेयर, 18,100 पर 39 लाख शेयर, तो यानी करीबन 72-73 लाख शेयर तो आपके 18,000, 18,100, और अगर बीच की ओर गिनने तो लगभग 80-85 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हो जाएंगे 18,100 के ऊपर। 18,200 आपने पार कर लिया दीप, तो करीबन 1.25 करोड़ शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे कॉल राइटर्स। और यही वजह है कि बाजार गिरेगा नहीं, और अगर दिन के दौरान 50-75 पॉइंट की कोई डिप आई तो वहाँ पर खरीदारी होगी, ठीक उसी तरह से जैसी कल होती हुई आपको दिखी। इसलिए ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जब तक कि आपको अहम लेवल तोड़कर बाजार नीचे बंद ना हो, आप खरीदारी के मूड में रहिए। शॉर्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर स्किल ट्रेडर है और आप एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करते हैं हायर लेवल पे तो ठीक है, अदरवाइज़ खरीदारी के मौके ढूंढें, और शॉर्ट सेलर ही आज और कल बाजार को निचले लेवल पर सपोर्ट देने का काम करेंगे, न बाजार ओवरबॉट है। स्पेशली देखिए, या तो क्या होता है कि बाजार ओवरबॉट हो और फिर शॉर्ट सेलर फंसे, समझ में आता है। पुट को रेशियो 1.35 पर है, हल्का है, उसके बावजूद निफ्टी पर 18,200 के ऊपर निकलने पर 1.25 करोड़ से ज़्यादा आपके शॉर्ट हो जाते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास। तो अच्छी खासी शॉर्ट्स बनी है निफ्टी में, ये इंटरेस्टिंग है। और एक जो चेंज डीप दिख रहा है मुझे, वो ये दिख रहा है कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी तगड़े शॉर्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी को मजबूत रखेंगे। कैसे? 38,500 बैंक निफ्टी पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 18 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी में। आज आप उसके ऊपर ही खुलेंगे। उसके ऊपर खुलने के बाद दीप 38,000 के 7 लाख शेयर कॉल राइटर, 38,400 के 10 लाख शेयर, यानी कि आप देखिए करीबन 40-45 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे 38,500 के ऊपर, और हर एक लेवल पर फिर 8-8 लाख शेयर और है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज भारी भरकम कॉल राइटर्स की ट्रैपिंग होनी है, और वो बाजार को मजबूती देने का काम करेंगे। तो किसी भी तरह की कोई गिरावट आती है, अगर आपको निफ्टी में 75-100 पॉइंट की किसी भी लेवल से, या बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट की, तो वो खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि नीचे के लेवल पर कॉल राइटर्स आपके लिए शॉर्ट काटने के लिए खड़े हैं। ऊपर की तरफ 39,000 आगे नेक्स्ट टारगेट है, 38,500 के ऊपर ही खुलेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, और वहाँ से आपको 39,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी में नजर आती है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और थोड़े ऊपरी लेवल पर कॉल राइटिंग जरूर हुई है, पर देखते हैं आज वहां से फिर और कैसा एक्शन बनेगा। बट जबरदस्त शुरुआत बाजार में आपको ओपनिंग सेशन में तो आती हुई दिखेगी ही। आइए फिर जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स और खबरों पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही आज का ब्रोकरेज एक्शन भी। देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो नतीजे के लिहाज से आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 3 दिग्गज कंपनी आईटी कंपनी जिसके आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, टीसीएस है, विप्रो है, इन सब के नतीजे आते हुए दिखेंगे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पोस्ट मार्केट होती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर रखें। और टीसीएस के बायबैक पर भी आज विचार होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इजी ट्रिप, यहाँ पे आपको नजर रखनी है। बोनस पर बोर्ड की आज बैठक होती हुई दिखेगी, और यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन आएगा। वोडाफोन आइडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज 10:30 बजे। जिस तरह से सरकार को एडीआर के बदले में जो बकाया था उसके बदले में इक्विटी कन्वर्शन दिया है, उसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी नजर रखें। आज शाम 7 बजे कंपनी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पे क्लीवलैंड क्लिनिक के साथ कंपनी ने एक करार किया है। इसके साथ ही आपको नजर रखनी है आज ग्रीव्स कॉटन पर, क्योंकि इसकी जो प्राइस बैंड है वो 20% से कम होकर 10% हो चुकी है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त स्टॉक में रैली आती हुई दिखी है। डेल्टा कॉर्प, यहाँ पे आप नजर रखें,
जो नतीजे आते हुए दिखे हैं डेल्टा कॉर्प के वो काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में कुल आय जो है वो दुगनी होती हुई दिखी है, 247 करोड़ पे आई है 121 करोड़ से बढ़कर। कामकाजी मुनाफा 9 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 107 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 12 करोड़ से बढ़कर, और जो मार्जिन हैं वो भी 10% से बढ़कर 43% पे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 55 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 70 करोड़ पे आया है 1.28 करोड़ से। बेस कम था, इसका भी फायदा कंपनी को मिला है, लेकिन कैसीनो सेगमेंट, ऑनलाइन स्किल सेगमेंट और हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, इन सब में अच्छी बढ़त देखने मिली है और मार्जिन्स भी काफी अच्छे बढ़ते हुए दिखे, तो इस पर आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें और ऑफ कोर्स डेल्टा कॉर्प नतीजों पर रिएक्शन भी इस पर आएगा, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में जरूर है ये काउंटर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉनकॉर, इस कंपनी ने अपना Q3 का अपडेट दिया है, जहाँ पे कुल थ्रूपुट जो है उसमें करीब 6.8% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। DLF नई दिल्ली में 1 मिड टाउन लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए इस कंपनी ने पहले फेज में करीब 1,500 करोड़ के आसपास की बिक्री जो है वो कर दी है, तो ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। हिंडाल्को यूएस में नोवेलिस करीब $36.5 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो करने वाली है। ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए नया रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो लगाने की तैयारी के लिए ये कंपनी जो है वो निवेश करेगी। फेडरल बैंक इस कंपनी की सब्सिडरी है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उसके आईपीओ की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। ओएफएस फ्रेश इशू के जरिए जो है वो यहाँ पे पूंजी जुटाएंगे। ऑरो फार्मा, ल्यूपिन, कैडिला, ये तमाम कंपनी जो है वहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि फिलहाल मोलनुपिराविर को कोविड के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो है आईसीएमआर के नेशनल टास्क फोर्स ने कहा है। इनका कहना है कि फिलहाल ये जो है कोविड-19 की जो ओवरऑल इलाज है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और टास्क फोर्स ने इसके सेफ्टी को लेकर भी थोड़े कंसर्न जताए हैं इसके लिए। और इसके अलावा मदरसा सुमी एफएनओ में जनवरी, फरवरी और मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट है कल यानी कि 13 जनवरी से एक्सपायर हो जाएंगे। 14 जनवरी से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। घरेलू वायरिंग कारोबार जो है उसके डीमर्जर के तहत एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें बदलाव होने वाला है। 14 तारीख एक्स डेट है, तो कल से जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर होंगे। 14 तारीख को आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर खबरों के लिहाज से। कुछ फाइनल सेट ऑफ खबरें और स्पेशली फंड एक्शन भी हुआ है जो देवांशी बता रही हैं। देवांशी बताइए। श्रीकलाहस्ती पाइप्स, इस पर आपको नजर रखनी है। आज मार्केट बंद होने के बाद इस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका जो अमालगमेशन होता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के साथ, इसी अमालगमेशन के चलते इस स्टॉक में अब ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इसके साथ ही फंड एक्शन रूपा एंड कंपनी जो आपका सुपर स्टॉक था 2020, यहाँ पे भी आप देखिए बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, और अब अबैकस फंड ने 23 लाख शेयर्स खरीदे हैं 465 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। जियान डेवलपर्स ने ये शेयर्स बेचे हैं। स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जहां पे सोसाइटी जनरल ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 226 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। रूपा एंड कंपनी 31 दिसंबर को 2022 के सुपर स्टॉक के तौर पर इस पर आपको रिकमेंडेशन दी गई थी, तब 450 का लेवल था, 500 के ऊपर ऑलरेडी है और बड़ी खरीदारी अबैकस की तरफ से आती हुई दिख रही है। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी इनफैक्ट बढ़ाई है यहां पर, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट इस स्टॉक पर आज फिर से होगी। नजर है आज की कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी, आइए जानते हैं इनके बारे में एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज दमदार रिपोर्ट आई है भारत फूड्स पर। हालांकि रिपोर्ट अगर आप देखें नेगेटिव है। खरीदारी की राय से अब रेटिंग घटाकर बिकवाली की राय दे, लक्ष्य भी काटा है, 900 रुपये से घटाकर 690 कर दिया है। 770 की जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि इनकी जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखें एवरेजेस, उसके हिसाब से स्टॉक थोड़ा प्रीमियम पर चल रहा है। और साथ में करीब 44% जो कंपनी की आय है वो डीजल, ट्रक और ऑयल इंजन जैसे जो ऑटोमोटिव्स होते हैं वहाँ से आती है, और अब फोकस हो रहा है ईवीज पर, तो थोड़ा सा थ्रेट है यहाँ पर, जिसके चलते इन्होंने जो है रेटिंग भी घटाई है, टारगेट प्राइस भी रिड्यूस किया है, तो स्टॉक पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बढ़िया रिपोर्ट आई है एनएफडीसी पर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जहाँ पर अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल से ओवरवेट की राय दे रहे हैं, 210 का लक्ष्य दिया है, ऊंचा लक्ष्य है क्योंकि 136 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि स्टॉक में 8% की डिविडेंड यील्ड है, और भारत में जो आयरन ओर की कीमतें अब स्थिर हो गई हैं, हो सकता है कि आगे कट देखने को ना मिले, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया कल से सुर्खियों में, यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 12 रुपये 30 पैसे के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो अंडर
परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 8 रुपए के लक्ष्य के लिए। 11 रुपए 80 पैसे जो है कल की क्लोजिंग है। डीएलएफ पर नजर रखिएगा, यहाँ पर जो इन्होंने दिल्ली में नया लॉन्च किया है उसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला है, जिसके बाद जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 445 रुपए के लक्ष्य के लिए। 409 जो है कल की क्लोजिंग है। सन फार्मा पर आज बुलिश रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहा है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक कह रहे हैं कि यूएस जेनरिक्स कारोबार पे अपनी डिपेंडेंस है वो कम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो पाइपलाइन है वो काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 1010 रुपए का लक्ष्य दिया है। बर्नस्टीन भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 901 रुपए के लक्ष्य के लिए। 832 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा नजर रखनी चाहिए आपको एसबीआई कार्ड्स पर, यहां पर भी रिपोर्ट आती हुई देखिए मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1230 रुपए का लक्ष्य दिया है। और वहीं पर नोमेरा भी देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, काफी ऊंचा लक्ष्य दिया 885 जो है कल की क्लोजिंग है, 1400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट आई है वरुण बेवरेजेस पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 870 जो है कल की क्लोजिंग है, 1215 का लक्ष्य दिया है। और ये मान रहे कि मार्च तक जो स्थिति है वो काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इनकी ग्रोथ में जो एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। वरुण बेवरेजेस से याद, वरुण की याद आ गई। हाँ सर। 1 जनवरी वाले ब्लोपर्स देखा था वरुण बेवरेजेस पे, वरुण के थे ना। हाँ। हेलो 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 एक बार फिर से बुलवाना चाहिए वरुण को, अब की बार जब ऑफिस में आए तो। रिपोर्ट्स दमदार हैं, 1215 के टारगेट के साथ तगड़ी रिपोर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो भी जेफरीज की तरफ से इम्पैक्ट तो आ जाएगा। तो मतलब आज की 2 दमदार रिपोर्ट है, एक वरुण बेवरेजेस और दूसरी भारत फोर्ज का डाउनग्रेड सीएलएसए का। तो 2 स्टॉक ध्यान में रखिएगा आज के सेशन में। ध्यान में रखिएगा हमारे सारे एक्सपर्ट्स की पिक्स पर जो आपके लिए आने को है तैयार। पिक ऑफ द डे। बंसल जी तैयार है आप? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी। आशीष को भी, वो भी आज स्टूडियो में लग रहे हैं अनिल जी मेरे को। अनिल जी मैं तैयार हूं, बट अभी देखो 2 रिपोर्ट्स की अनिल जी बात हुई है। एक और रिपोर्ट है अनिल जी, एक और रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, और वो रिपोर्ट निकाली थी अनिल जी आपने। हाईलाइट डालेंगे कि अनिल जी सब कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा, आपका काम भी मुझे करना पड़ेगा? मैं तो निकाल चुका हूं, मैं तो काम कर चुका हूं, आपको खाली याद दिलाना कौन सी निकाली है। देखिए अनिल जी 2 दिन पहले ना आपने डीएलएफ पे बताया था वो हाँ। मोती नगर वाले प्रोजेक्ट पर। तो अनिल जी उस रिपोर्ट के बाद अनिल जी जो आपने सुबह सुबह हाईलाइट किया था, उसके बाद अनिल जी मेरे कई जानकार अनिल जी वहां प्रॉपर्टी बुक कर चुके हैं। अगर आप डीएलएफ में पूछेंगे ना आपके बोलने के बाद और आज तक में कितनी बुकिंग हुई है, तो अनिल जी वो एक टर्निंग है। कई लोगों को मालूम ही नहीं था कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। अच्छा। और वहां पे अनिल जी अब आसपास और भी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो भी अनिल जी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट, किसी कोलैबोरेशन में डीलर जैसे किसी बिल्डर के साथ वहां पे आए हैं। तो वो अनिल जी वो उस रिपोर्ट के बाद आज ये मॉर्गन स्टैनली की भी शायद रिपोर्ट आई है किसी दिग्गज ब्रोकरेज की ऑन डीएलएफ। अच्छा, और कल भी किसी ने कवरेज करा था। तो सबसे पहले अनिल जी आपने रिपोर्ट निकाली थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी बन सकता हूँ, ये तो अचानक से बिना कुछ समझे। लेकिन फिर भी मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों को घर खरीदना वो उनकी मर्जी है। मेरी रिकमेंडेशन तो स्टॉक खरीदने की थी। घर आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोच समझ कर खरीदें। लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है और पहले ही फेज में 1500 करोड़ की बिक्री ऑलरेडी डीएलएफ ने क्लॉक की है। तो चलिए बढ़िया, बताएं बंसल जी आज का पिक ऑफ द डे डीएलएफ ही है क्या? रियल एस्टेट नहीं अनिल जी, स्टॉक है अदानी समूह का, जो किसी जमाने में वायदा बाजार का हिस्सा होता था। स्टॉक है अदानी पावर, सारे अदानी के स्टॉक चल रहे हैं। अदानी पावर में भी बहुत लंबी कंसोलिडेशन हुई है, और कंसोलिडेशन इन द सेंस कि स्टॉक गिरा नहीं है। जैसे अदानी इंटरप्राइजेज में करेक्शन देखने को मिली, अदानी पोर्ट में देखने को मिली, अदानी पावर में करेक्शन देखने को नहीं मिली और भागने दौड़ने को तैयार है। अब आज भागता है कि अगले 1-2 दिन में भागता है, देखना ही है, बट छोड़ना नहीं है अदानी पावर। 125 का लक्ष्य, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस। अदानी पावर है मेरा पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग मोदी जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर बाय करके चलेंगे। चार्ट्स पे बात करें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के कल के सेशन में ब्रेकआउट आया था, लेकिन हाई से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, लेकिन बाइस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। डेरिवेटिव डाटा में अच्छी खासी पोजीशंस बनती हुई नजर आई हैं। तो यहाँ पे आज के सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलेंगे 2485 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 2435 का। ओके, 2435 का स्टॉप लॉस, 2485 का टारगेट। अमृत सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा आज का शेयर है इंद्रप्रस्थ गैस, IGL।
ये मेजर प्लेयर है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर। करीब 570 सीएनजी स्टेशन है, 14.5 लाख रेजिडेंशियल कस्टमर्स और 6000 इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है पीएनजी के लिए। काफ़ी अच्छा करेक्ट किया है फ्रॉम द टॉप, करीब 20% करेक्ट किया है इन द रीसेंट पास्ट। रीज़न था कि शार्प इंक्रीज इन एपीएम गैस प्राइसेस, स्पॉट एलएनजी प्राइसेस, बट सिमिलर इंक्रीज रिटेल प्राइसेस में लाइक नहीं हुआ था। एट द सेम टाइम पेट्रोल और डीजल के जो टैक्सेस घटाए थे नवंबर में, उसका भी इफेक्ट पड़ा था बिकॉज टैक्स आर्बिट्राज कम हो गया था। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिटेल प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्टेजेस में, एक साथ नहीं बढ़ा सकते, स्टेजेस में बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन पिकअप होंगे इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। इवन एट करंट लेवल्स जो पेट्रोल का कॉस्ट है करीब 5 रुपीज पड़ता है पर किलोमीटर, डीजल का 3.4 और सीएनजी का अभी भी पड़ता है 1.6 पर किलोमीटर। तो अभी भी सीएनजी कन्वर्जन्स हो रहे हैं, काफ़ी कन्वर्जन्स हो रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 2 इयर्स करीब 20% का ग्रोथ देखेंगे एंड ईपीएस फॉर FY23 शुड बी 25। तो मेरा शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बनता है बिकॉज ऑफ द करेक्शन, एक बाउंस बैक आएगा, 510 का है, पर लॉन्गर टर्म में 600 का टारगेट है। ओके, 510 छोटा टारगेट और 600 बड़ा टारगेट, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आईजीएल में अमरीश सर की तरफ से आती हुई। कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आज का शेयर आपकी पसंद का। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, और जैसा राकेश जी ने अभी अडानी ग्रुप की बात की, तो अनिल जी अडानी एंटरप्राइजेस पर ही खरीदारी की राय है, जिसमें जबरदस्त तेजी हमने कल देखी थी। और अनिल जी मुझे लगता है कि जुलाई के बाद से, यानी कि लगभग 6-8 महीने की चुप्पी के बाद अडानी एंटरप्राइजेस में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये साधारण ब्रेकआउट नहीं है, बहुत समय से ये अपने स्वभाव के विपरीत चुप बैठा था, अब वापस तेजी बनी है, तो यहाँ बाय करके चलें। 1815 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 1900 रुपए का, 1900 के फर्स्ट टारगेट के लिए अडानी एंटरप्राइजेस बाय करें। मुझे लगता है उसके भी परे जाएगा 1950 तक, लेकिन 1900 पहला टारगेट होगा। खरीदारी की राय है अडानी पर। ओके, 1950 दो बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी अदानी एंटरप्राइजेज में, ये है आपकी सलाह। आइए सुमित जी हैं तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना चाहिए। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन का अपसाइड मूव अब जल्दी देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट जल्दी देखने को मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी 1910 के आसपास खरीदारी करे। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है 1850 के आसपास का बन रहा है, 1850 1860 के आसपास का, और ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस और टारगेट बनेगा वो है 1960 का पहला और 2000 का दूसरा। तो 1860 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करनी है। 1950 से 2000 के टारगेट जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। 2000 का लेवल टूटने पे रैली एक्सटेंड होगी और फिर और ऊपर के मूव आएंगे। फिलहाल 2000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें गोदरेज प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। आइए अब कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर राय ली जाए। अमृतसर डेल्टा कॉर्प, कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजा है हर एक फ्रंट पर, और मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही में से ये रही है डेल्टा कॉर्प। और साथ ही जो इनका ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है, जिसकी बात हम लगातार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, उसके आईपीओ लाने की भी तैयारी, उसके लिए मर्चेंट बैंकर्स वगैरह नियुक्त करने की प्रोसेस कंपनी शुरू करी। तो दो बड़े ट्रिगर, हालांकि स्टॉक है वायदा कारोबार के बैन में। बताएं सर 280 पर आपकी राय। इनफैक्ट मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा था इस स्टॉक पे राइट फ्रॉम द टाइम, शायद 120-125 लेवल्स से मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा था। एवरी टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड एंड सरपास्ड, और इस टाइप के रिजल्ट्स के बाद एंड स्पेशली लुकिंग एट द लाइक द फ्यूचर प्लान्स, मुझे लगता है कि दिस स्टॉक कैन इजीली गो टू लेवल्स ऑफ 340-350। शायद इमीडिएटली नहीं हो बिकॉज ऑफ कोविड एंड पॉसिबल सॉर्ट ऑफ अ स्लो डाउन इन दिस सेक्टर, पर आई मीन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ लॉन्गर टर्म, मुझे लगता है कि कुछ भी करेक्शन हो इस स्टॉक में, आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, खरीदारी का मौका बनेगा। मुझे जी वायदा कारोबार के बैन में है, लेकिन क्या कैश मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए? क्या लेवल से ऊपर के इसके लिए? देखिए डेल्टा कॉर्प के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव बने हुए हैं। करीब 255 260 के आसपास डबल बॉटम बनाने के बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है, और लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। चार्टिकली पॉजिटिव नजर आ रहा है। पहला टारगेट 300 रुपए का होगा। 300 निकलने के बाद इस काउंटर में 330 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। कैश पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का।
ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, जिस पर आपको रखनी है नजर। नतीजों पर रिएक्ट करेगा, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है। कॉनकॉर, बंसी जी लंबे समय से इस पर बात नहीं हुई। Q3 अपडेट आया है, टोटल जो वॉल्यूम्स रहे हैं इनके, उसमें करीब करीब 7% की बढ़त हमने बनती हुई देखी है साल दर साल का। अगर आप देखें Q3 अपडेट है, कॉनकॉर का चार्ट क्या कह रहा है सर? दीपांशु, कॉनकॉर का चार्ट पॉजिटिव है। पहले तो जिनके पास है 638 के स्टॉप लॉस से बने रहे हैं, और यहाँ पर दीपांशु नजर रखनी चाहिए 652 653 के स्तरों पर। 652 653 एक मेजर लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा तो एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें 638 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार 652 653 के लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं तब एग्रेसिवली मोमेंटम के लिए खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकॉर। देखते हैं आज ट्रेड में किस तरह से ये काउंटर रिएक्ट करता है। मदरसन सुमी, एक वायदा कारोबार में जिस तरह से हमने देखा GMR इंफ्रा के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हुए थे और फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स कल दिए गए थे, वैसे इसमें भी होने वाला है। तो कल क्लोजिंग पर जो इनके करंट और अगले 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर होंगे, और उसके बाद फिर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जारी किए जाएंगे। 14 तारीख को एक्स डेट है, जो इनका डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस का डीमर्जर कर रहे हैं और कुछ और कंपनीज का मर्जर कंपनी में कर रहे हैं, उसके लिए। मदरसन सुमी, फंडामेंटली क्या राय रखते हैं आप अमरीश सर, जहां तक इस काउंटर का सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऑटोज वापस मोमेंटम में भी आते हुए दिखे हैं सर? एग्जैक्टली, आफ्टर अंडर परफॉर्मेंस अभी मुझे लगता है कि मदरसन सुमी इनफैक्ट शुड हैव बीन बॉट यस्टरडे, क्योंकि अभी डीमर्जर हो रहा है, और टिपिकली डीमर्जर में नॉर्मली वेल्थ क्रिएशन होता है। आई मीन एनी कंपनी गेट्स डीमर्ज, जो सम ऑफ पार्ट्स फिर करते हैं तो उसमें वेल्थ क्रिएशन होता है। सो दैट्स एग्जैक्टली आई थिंक व्हाट वी विल सी इन मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी पर आपको रखनी है नजर। परसों 14 तारीख को डीमर्जर की एक्स डेट है, तो प्राइस एडजस्टमेंट वहां पर आपको होते हुए भी इस पर दिखेगा। नजर रखिए, जहां तक सवाल है कुछ फार्मा काउंटर्स का भी, क्योंकि मॉल्नुपिराविर के लिए मंजूरी तो मिल चुकी है और लुपिन कैडिला जैसी कंपनीज को, बट फिलहाल इसके इलाज के प्रोटोकॉल में इसका इस्तेमाल इस समय नहीं किया जा रहा है। क्या राय रखते हैं कैडिला पर कुणाल जी? काफी समय से थोड़ा बाजार का फोकस रहा नहीं है इन काउंटर्स पर। कैडिला पर अपनी राय दें और फिर एक बार औरोबिंदो पर भी चार्ट चेक लेंगे। देखिए, गिरावट चल रही है इसमें काफ़ी समय से। दीपांशु, हमने किसी तरह का अपमूव आते हुए नहीं देखा। कुछ मामूली सी रैलीज आई, लेकिन वो सस्टेन नहीं करें, और लगातार स्टॉक मेजर सपोर्ट्स को तोड़कर उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब मौजूदा स्तरों के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो हो सकता है कि इन स्तरों पर कुछ स्थिरता लौटती हुई आपको नजर आए, लेकिन तुरंत इन भाव पर खरीदारी की कोई खास वजह दिखती नहीं है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिल्कुल, वेट एंड वॉच करिए। अंडर परफॉर्मर रहा है बाजार का कैडिला। सुमित जी, औरोबिंदो पर कोई राय? जो ऑरो फार्मा में मेरे को लग रहा है कि लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखने को मिल चुका है, और ये स्टॉक धीरे धीरे करके अब ऊपर का तेजी का मूव दिखाएगा। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 700-710 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। कल का हाई जो स्टॉक में लगा है वो रेजिस्टेंस है 740 के आसपास का। 740 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा, और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसमें आने वाले दिनों के अंदर 800 रुपए तक के लेवल औरोबिंदो फार्मा में देखने को मिलेंगे। डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 740 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा औरोबिंदो फार्मा के अंदर। ओके, तो नजर रखते हैं औरोबिंदो फार्मा आज कैसा ट्रेड में रहेगा। बट आज ऑफकोर्स फार्मा पैक से अगर आप एक स्टॉक पर रख रहे हैं नजर, तो वो होना चाहिए आपके लिए सन फार्मा। 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इस काउंटर पर आई हैं। सिटी 1000 का टारगेट, नोमुरा 1010 का टारगेट और बर्नस्टीन 901 का टारगेट। अमृतसर तीनों टारगेट करंट प्राइस से ऊपर के हैं। सन फार्मा, क्या इस पर नजर डालने का वक्त आ गया सर? होना चाहिए, क्योंकि ये मैं रेकमेंड करते आया हूँ शायद लास्ट 2 साल से। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पर लास्ट थोड़े महीनों में ये कंसोलिडेट कर रहा था, एंड नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट्स क्लियरली हम लोग अपसाइड देखेंगे। और मेरा जो अभी का टारगेट बनता है 1000 का भी नहीं है, इससे ज़्यादा का है, करीब 1150 का टारगेट बन रहा है मेरा। ओके, तो तीनों ब्रोकरेजेस से ज्यादा बुलिश है अमृतसर। 1150 के टारगेट्स उनके हैं सन फार्मा पर। पॉइंट यही है कि इस काउंटर पर आपको रखनी है नजर। नजर रखनी है भारत फोर्ज पर भी, जैसा आशीष बता रहे थे। डाउनग्रेड आया है CLSA की तरफ से, और टारगेट को 900 से काटकर 690 किया है। चार्ट्स क्या कह रही हैं वैसे मुदित जी, जहां तक भारत फोर्ज का सवाल है?
तो बिल्कुल अपोजिट ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट्स पर कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि स्टॉक में कोई करेक्शन आना चाहिए। अगर न्यूज़ बेस्ड कोई करेक्शन आता है तो मुझे लगता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टॉक ने लगातार एक राइजिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो जो भी डिप आएगा वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। हमें लगता है जल्द इस काउंटर पे 800 810 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। तो बाय ऑन डिप्स का काउंटर है, बाय डिप में बाय करेंगे। डिप में कहीं भी ये काउंटर 755 750 के आसपास मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। एसएल रहेगा 730 का, टारगेट बनेगा 800। फेडरल बैंक, बंसल जी इसके चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आज बोर्ड बैठक है, उसमें पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन वो बॉन्ड्स होंगे, 700 करोड़ के बॉन्ड्स जुटाने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी खबर इंटरेस्टिंग है, फेडरल बैंक की सब्सिडरी कंपनी है फेडफिना, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज इसका शॉर्ट फॉर्म है, फेडफिना। इसके आईपीओ लाने की प्रोसेस को मंजूरी मिल गई है बोर्ड से। इसके जरिए एक आईपीओ आने की तैयारी, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आएगा। बताएं सर, फेडरल बैंक। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर इस इवेंट को प्ले करना है तो डिलीवरी में स्टॉक को खरीदने की राय है, और डिलीवरी में ले रहे हैं तो 89 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 122 से 126 का टारगेट बैठता है, और अगर कोई एकदम से डे ट्रेडिंग का नजरिया बना रहा है तो फिर करेक्शन पे ही खरीदें। करेक्शन पर 92 93 के अराउंड खरीदें। स्टॉप लॉस सेम 89 का ही रहेगा। वोडाफोन आइडिया पर आप राय दीजिए। खबर एक तो ये आ रही कि आज सुबह 10:30 बजे कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो जो उन्होंने इक्विटी में अपने कन्वर्ट किए हैं एजीआर ड्यूज़ वगैरह को, उस पर कंपनी अपनी तरफ से बात रखेगी। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल है। और दूसरा ये कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, यूबीएस की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट रखा है 12 रुपये 30 पैसे का। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट पुराना 8 रुपये का वही मेंटेन रखा है। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट कुछ बदले नहीं है। बताएं सर, वोडाफोन आइडिया जिन लोगों के पास हैं वो क्या करें, और कुछ लोग नया खरीदने का भी मन बना रहे हैं, तो क्या खरीदना चाहिए, बताएं सर। अमरीश सर, आपके लिए सवाल। हाँ, मेरे लिए। जी जी सर। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ये स्टॉक्स इमीडिएटली बेचेगा, क्योंकि वोडाफोन उनको मिल रहा है 10 रुपया में, कोट कर रहा है 11.5-12 रुपया में। तो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली दे विल सेल। सो आई डोंट थिंक द शेयर होल्डर्स ऑफ वोडाफोन नीड टू वरी। जो कल जो वरी था उसके कारण जो स्टॉक गिरा था, आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एज फार एज टीटीएमएल इज कंसर्न, उनको 41 रुपीज में मिला था, मिला है इस स्टॉक, एंड द स्टॉक इज कोटिंग क्लोजर टू 300। तो वहां पे आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस फॉर गवर्नमेंट टू बुक आउट देन वोडाफोन।